नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 12 हिंदी संसार पुस्तक है। ये एक पत्र है जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको सब प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं, अपनी बेटी प्रियदर्शनी, जो कि बाद में हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके बचपन में जेल में रहते हुए लिखे थे। ठीक है, वो जेल से जब वो जेल गए थे तो अपनी पुत्री के लिए कई पत्र लिखते थे, जिसमें वो उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ दिया करते थे। तो एक पत्र हमारे इस पाठ्य पुस्तक में भी है, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। यानी कि जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो, यानी कि जब दोनों पिता और पुत्री एक साथ रहते हैं तो बच्चों की आदत होती है अपने बड़ों के से बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछा करते हैं। तो वो भी अपनी भावनाओं को बता रहे हैं यहाँ पर कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो और मैं उनका कोशिश करता हूँ कि उनका सबका जवाब दूँ। लेकिन अब हम दूर दूर हैं, तुम मसूरी में हो, मैं इलाहाबाद में हूँ, तो हम उस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। यानी कि इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम साथ में नहीं हैं, तो इस दुनिया में जितने देश हैं उन छोटे छोटे देशों के बारे में मैं तुम्हें बताऊं और छोटी छोटी बातें इन पत्रों में लिखकर मैं इन मामलों में से तुम्हें अवगत करवाऊँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पड़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। तो वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान यानी कि हमारा इंडिया, भारत और इंग्लैंड, इसका कुछ इतिहास तुमने अभी में पढ़ा है। इतिहास हाल ही में मतलब अभी कुछ समय पहले में पढ़ा है। इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। टापू क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है और बीच में एक थोड़ी ज़मीन का हिस्सा होता है। तो इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन फिर भी वो एक दुनिया का सिर्फ हिस्सा ही है, पूरी दुनिया नहीं है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो वो कहते हैं कि इंग्लैंड एक छोटा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के कुछ हिस्से हैं, पूरी दुनिया नहीं है। और अगर तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें सबके बारे में जानना पड़ेगा, हर जाति जनजाति के बारे में जानना पड़ेगा, और किसी एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो उसका ही नहीं, तुम्हें सारी जगह का मालूम करना पड़ेगा अगर तुम इस संसार को जानना चाहती हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे ख़तों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें ही तुम्हें बतला सकता हूँ, क्योंकि जैसा हम आमने सामने होते हैं तो कितनी बातें कर पाते हैं, लेकिन अगर हम लिखने बैठते हैं तो एक पेज लिखने में ही हम थक जाते हैं। और लेटर जब हम लिखते हैं तो उसमें तो एक लिमिटेड जगह होती है, कितना लिखोगे आप? ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता है इन पत्रों में मैं बहुत सीमित चीज़ें लिख पाऊँगा, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। अर्थात ये जो छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको भी तुम बहुत ध्यान से, बहुत शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी, यानी अपने जीवन में उतारोगी। और यह हमें समझना है कि दुनिया एक है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक ही है, और जो दूसरे लोग इसमें रहते हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। ठीक है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। ठीक है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो यहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की हिस्ट्री, ये यहाँ का ज्योग्राफी, वहाँ का ज्योग्राफी, यहाँ की पॉलिटी, वहाँ की पॉलिटी, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ते हैं। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यानी कि जब हम किसी और देश के बारे में जानते हैं तो उसको जानने में जो हमारी उत्सुकता है वो बढ़ जाती है कि अच्छा ऐसा भी होता है वहाँ पे। तो हमें जो आनंद मिलता है वो किसी उपन्यास में भी नहीं मिलता है। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। ये तो हम भी जानते हैं। ठीक है, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि धरती बहुत पुरानी है और इस पर पहले कोई जीवन नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। यानी कि
इंसान जब आया उससे पहले केवल इंसान नहीं थे, इंसान से पहले केवल जानवर थे। जानवरों का क्रमिक विकास हुआ, एक पहले छोटे जानवर थे, फिर उनसे बड़े बने, जलचर बने, जल से फिर थलचर बने, ठीक है। इस तरीके से उनका क्रमिक विकास हुआ और फिर इंसान बना, ठीक है। और जब जानवर नहीं थे उससे पहले क्या था, उससे पहले यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें जान हो, ठीक है, या जीवन हो। आज जब ये दुनिया इस तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है, जब यहाँ कुछ ना था। अर्थात अब तो हम जहाँ देखें आदमी नज़र आते हैं, जानवर नज़र आते हैं, भरी पूरी दुनिया नज़र आती है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो समय कैसा रहा होगा जब यहाँ पर एक जीवन नाम नहीं था जीवन का, कि जीवन होता भी है। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। लेकिन जो विज्ञान को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने इस विषय को खूब सोचा है, पढ़ा है, उस पर खोज की है और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि एक ऐसा समय था जब यहाँ पर कोई जानदार चीज़ रह ही नहीं सकती थी। और अगर हम किताबों को पढ़ते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, पुराने जानवरों की हड्डियों को देखते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, एक ऐसा समय यहाँ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, ठीक है। जब यहाँ पर जीवन ही नहीं था, जब जीवन ही नहीं था, कोई जीवित प्राणी ही नहीं था, तो किताबें कौन लिखता। और जीवित प्राणी होने के बाद भी भाषा का, जैसे हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था ना, अक्षरों का महत्व, कि जब अक्षर ही नहीं थे तो कैसे कोई बात कर सकता था। आप सोच सकते हो इस बारे में। तो पहली बात तो जीवन का ना होना, और जीवन के आने के बाद अक्षरों का, कम्युनिकेशन का, भाषा का होना भी ज़रूरी था, तब किताबें लिखी जाती है। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो, तो हमें कौन बताए कि उस ज़माने में क्या होता था, क्या नहीं होता था। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, यानी कि कुछ भी हमारे मन में आ जाए और हम कह दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की सी कहानियाँ गढ़ लेते। यानी कि जैसे परियों की कहानियाँ होती है ना, गढ़ंत, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई क्या कह सकते हैं, प्रूफ नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सोचते और इस तरीके से कहानियाँ बन जाती तो हम कुछ भी सोच लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ कह रहे हैं कि उस समय में ऐसा था, तो उसके बारे में खोज हुई है, विद्वानों ने उसकी खोज की है। विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है। यानी कि जैसे परियों की कहानियाँ, परियों को किसने देखा है, और बिना परियों को देखे ही उनके बारे में कहानियाँ गढ़ ली, तो वो कैसे ठीक हो सकती हैं। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। यानी कि उस समय में प्राणी नहीं थे, जीवन नहीं था, लेकिन उस समय की चीज़ें ऐसी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे कि हमें पता चलता है कि हाँ, ऐसा एक समय रहा होगा। और उस समय से ही हम उस समय को इतना जान सकते हैं, उन चीज़ों से उस समय को हम इतना जान सकते हैं जैसे ये किताब हमें बताती है। जैसे ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। अर्थात पहाड़ देखिए कितने पुराने पुराने पहाड़ खड़े हैं। समुद्र कितना पुराना है हमें नहीं पता। सितारे, यानी कि जो आकाश में चमकते हुए सितारे हैं, उन्हें हमें थोड़ी पता है कि कितने पुराने हैं। नदियाँ हैं, जंगल है, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ हैं और कितनी ही चीज़ हैं जिससे कि हमें मालूम चलता है कि दुनिया का पुराना हाल क्या रहा होगा। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। अर्थात अगर हम जानना चाहते हैं कि उस समय में पृथ्वी कैसी रही होगी, या जीवन था या नहीं था, कैसा जीवन रहा होगा, जीवन होने के बाद मनुष्य कैसे रहा होगा, मनुष्य कैसे जीवन यापन करता होगा, क्या खाता होगा, इन सबको जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे की किताब ही पढ़ें। हम इन चीज़ों को मालूम भी कर सकते हैं अगर हम इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। यानी कि अगर हम अपने आसपास में फैली हुई चीज़ों को देखें, पत्थर और पहाड़ों को देखें, तो हम उनसे जानना सीख जाएंगे, उन पर मेहनत करना सीख जाएंगे कि ये कितने पुराने हैं और उस समय में कैसे रहे होंगे। सोचो कितनी मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा, ये रोड़ा मतलब पत्थर का टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो,
शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी कि जिससे जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो हमें कभी सड़क पर पड़ मिल जाता है या किसी पहाड़ पे से गिरा हुआ मिल जाता है, ठीक है। अब यूँ तो वो हमारे लिए एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन हो सकता है कि वो संसार की जो पुस्तक है, जिस संसार की पुस्तक को हम पढ़ना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा पृष्ठ हो, लेकिन उस पृष्ठ को हमें पढ़ना आता हो, तब वो पत्थर हमारे लिए पृष्ठ है। अदरवाइज़ वो हमारे लिए पत्थर ही है जिसमें हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। वो सिर्फ पत्थर है, एक रोड पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ पत्थर है। लेकिन अगर हम उसे समझना सीख गए तो हम बता सकते हैं पत्थर कितना पुराना है, इस टाइम में कैसा रहा होगा, ये सब हमें समझ में आ जाएगा अगर हम ऐसा सीख जाते हैं तो। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। कोई जवान मतलब लैंग्वेज, भाषा, उसको सीखने के लिए चाहे वो कोई सी भी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं। जैसे आप हिंदी सीख रहे हैं तो ए आई ई सीखना पड़ेगा, इंग्लिश सीख रहे हैं तो ए बी सी डी सीखना पड़ेगा। तो कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, अक्षर सीखने पड़ते हैं। इसी तरह पहले तुम प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तो प्रकृति के अक्षर क्या होते हैं, प्रकृति की आवाज़ ए आई ई क्या है, प्रकृति की ए बी सी डी क्या है, वो हमें सीखना पड़ेगा। तभी तुम उनकी कहानी उनके पत्थरों, चट्टानों, किताबों से पढ़ सकोगी। यानी कि जब हम उन पत्थरों से या पहाड़ों से ये सीखना, उनकी लैंग्वेज सीख जाएंगे, तभी हम उनके बारे में आगे पढ़ सकेंगे। शायद अब भी तुम उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, शायद अभी भी तुम थोड़ा थोड़ा जानती हो, तुम समझने लगी हो कि क्या पढ़ना है या वो क्या कहना चाहते हैं। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें वह कुछ नहीं बतलाता। जैसे कोई पत्थर है, अगर वो गोल है और चमकदार है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। अर्थात अगर कोई पत्थर हमें खुरदरे किनारे के साथ मिलता है और एक पत्थर हमको गोल, चिकना या चमकीला मिलता है, तो क्या हमें समझ में नहीं आता कि ये इसके किनारे कैसे घिसे होंगे। ये नदी में बहता रहा होगा जिससे इसके किनारे घिस गए और ये नदी के पानी में पड़ा पड़ा गोल हो गया, चमकीला हो गया, बहता बहता, ठीक है। और एक पहाड़ से सीधा गिरा है तो उसके किनारे खुरदरे हैं, तो वो भी तो हमें कुछ बताता ही है। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई बड़ी चट्टान होता है, बड़ा पत्थर होता है और उसको तोड़ते हैं तो टुकड़े कैसे निकलेंगे, खुरदरे निकलेंगे, कोनेदार निकलेंगे, नुकीले निकलेंगे। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी पत्थर को तोड़ा जाए, बड़े पत्थर को, तो उससे निकलने वाले छोटे टुकड़े कभी गोल नहीं होते हैं। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। तो अब ये हमें बताएगा कि एक खुरदरा पत्थर चमकीला और चिकना गोल कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। यानी कि अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि हम एक पत्थर की बात समझ सकें तो वो पत्थर खुद अपनी कहानी कह देगा। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे, ठीक है। यानी कि बहुत समय पहले वो एक चट्टान का टुकड़ा ही था, जैसे तुमने और चट्टान के टुकड़े देखे वैसे ही किनारे और कोनों के साथ, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ते हो। यानी कि एक बड़ी चट्टान से तोड़ा हुआ पत्थर ही था वो भी। शायद वो किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, यानी कि पहाड़ के नीचे पड़ा रहा। तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। यानी कि वो गिरा, पहाड़ से नीचे गिरा और एक पानी के साथ बहकर एक घाटी में चला गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया, ठीक है। पहाड़ी नाले से लुढ़क कर वो एक छोटे से दरिया, छोटी सी नदी में पहुँच गया। ये छोटा सा दरिया बड़े दरिया में पहुँच गया, यानी बड़ी नदी में पहुँच गया। इस बीच में दरिया के पैने में लुढ़कता रहा, दरिया एक पैने में लुढ़कता रहा, यानी कि नीचे नदी में नीचे लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए, लुढ़कते लुढ़कते उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया, ठीक है। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। तो उस तरीके से वह चिकना, चमकीला, गोल कंकड़ बन गया, पत्थर बन गया जो कि तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और किसी वजह से दरिया से वो बाहर आ गया और तुम उसे पा गई मतलब वो तुम्हें मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, घिसता चला जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। यानी कि समुद्र के किनारे पर उसके और भाई जो और पत्थर थे जो घिस घिस के बालू बन चुके थे, उनसे जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। समुद्र के किनारे को हम क्या कहते हैं, बीच कहते हैं ना। वहाँ पे क्या होती है, बालू होती है। जहाँ पे लोग जाते हैं ना घूमने तो क्या करते हैं, वो घरौंदे बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो बालू मिट्टी का घरौंदा होता है उन्हीं में बजा कर मिल जाता अगर वो और आगे चला जाता तो,
ठीक है। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बात बता सकता तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बात मालूम हो सकती है। यानी कि एक छोटा सा पत्थर इतनी काबिलियत रखता है कि वो अपने बारे में इतना कुछ बता सकता है, तो एक पहाड़ और इतनी सारी चीज़ें हैं जैसे नदियाँ हैं, समुद्र हैं, वो अपने बारे में हमें क्यों नहीं बता सकते हैं। यानी कि हमें उनके बारे में उनकी बात को समझना आना चाहिए। ठीक है, तो इस पत्र के लेखक हैं श्री जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो बच्चों, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।